स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा के विधानसभा सत्र का आगाज राज्यपाल असीम घोष के अभिभाषण के साथ हो चुका है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को बताया, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन देने वाला राज्य है। अब बुजुर्गों को किसी भी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पात्र लोगों को 60 की उम्र पूरी करते ही पीपीपी के माध्यम से घर बैठे ही पेंशन बन रही है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू किया है। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बच्चियों को शादी में 71,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। राज्यपाल असीम घोष ने कहा कि हरियाणा में किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा से मदद मिल रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में हाउसिंग बोर्ड का एचएसवीपी में विलय करने को लेकर बवाल और सवाल उठे। विपक्षी विधायकों ने हाउसिंग बोर्ड के विलय करने पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐसा क्या फेलियर रहे हैं जो इसे भंग किया जा रहा है, इसके बारे में स्पष्ट किया जाए। एचएसवीपी से अब आम आदमी को प्लॉट नहीं मिलता, इसका मकसद साफ होना चाहिए, ये गलत है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सेक्टर्स में आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम बंद होने से आम आदमी प्लॉट खरीद नहीं सकता है। अब यह सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों तक सीमित रह गया है। वहीं विपक्ष के हाउसिंग बोर्ड को लेकर उठाए सवालों का जवाब देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को बंद नहीं किया गया है, बल्कि मर्ज किया गया है। स्टाफ का भी ध्यान रखा गया है। हाउसिंग फॉर ऑल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नेचर ऑफ वर्क जैसा है। हाउसिंग बोर्ड का काम इतना नहीं है कि इसके किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। बजट सत्र में पहले ही दिन क्यों मचा बवाल? राज्यपाल के अभिभाषण पर क्यों उठे सवाल? विपक्ष को क्यों रास नहीं आया अभिभाषण? सवाल यह भी कि आगाज ऐसा तो सत्र का अंजाम क्या होगा? तो देखिए, विपक्ष को आखिर यह अभिभाषण रास क्यों नहीं आया, यह समझने की कोशिश करेंगे। बजट सत्र में पहले ही दिन आखिर बवाल क्यों हुआ है? राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल क्यों विपक्ष ने उठाए हैं? इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को आखिर ये अभिभाषण रास क्यों नहीं आया, और पहले ही दिन अगर इस तरीके का बवाल रहा तो आगे क्या होगा? राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा और सरकार की तरफ से बहुत तालियां बजाई गई, मेज थपाए गए, थपाते नहीं है मेज कभी, अभिभाषण सुना जाता है, क्योंकि ये हमारे राज्यपाल जी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और सरकार ने उनको लिखा पढ़ा बना दिया, लिख के जो दिया वो पढ़ा दिया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो एक घिसा कटे बातें। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो है कि जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था उसकी कापियाँ सदस्यों को नहीं दी जा रही थी, और कापियाँ ट्रेडी बेंचेस के पास में थी और ऑफिसर्स के पास थी। लिखा ज़रूर हुआ है उसके अंदर कि वो ले डाउन स्पीच के बाद होगा, तो स्पीच से पहले उनके पास काफिया कैसे पहुंच गई, ये बड़ी अचंभे की बात है। राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण जो है आज वो दिया है, फटाफट दे दिया, कॉपी बाद में मिली। ज़्यादा सी इसका मतलब उपलब्धियां नहीं थी। उपलब्धियों का तो जब हमारे युवाओं पर लाठी चार्ज और पानी की बौछारें चल रही हैं, युवा धक्के खा रहा है, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, किसानों पर लाठी चार्ज हो जाता है, तो ऐसे में शिक्षा स्वास्थ्य की बुरी हालत है, तो ज़्यादा सा अपनी सरकार की उपलब्धियां भी वो जो है वो ज़्यादा गिनवा नहीं पाए। बड़ा नीरस सा मैं इसको कहूँगी। है जो प्रस्ताव आया उसमें मर्जर का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है ना ये कहा कि क्यों इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर। हाउसिंग बोर्ड जो है गरीब आदमी को और मध्यवर्गीय क्लास को दिए। इस सरकार ने 11 साल में ना तो कोई हाउसिंग बोर्ड डेवलप किया, ना कोई हुड्डा का सेक्टर किया। इसका मतलब गरीब आदमी को और मध्य वर्गीय लोगों को तो प्लॉट मिल ही नहीं सकते। इसका दिया ना कर रहे हैं विकास शहरी विकास प्राधिकरण, तो उनका तो लॉटरी से थोड़ा निकालते हैं, वो तो ऑक्शन से निकालते हैं। ऑक्शन में गरीब आदमी ले सकते हैं। देखिए, हरियाणा शहरी जो एचएसवीपी है
पहले से ही वो सेक्टर्स नहीं काट रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, गरीबों को मिल नहीं रहे हैं, बाय वे ऑफ ड्रॉ जो मिल जाता था अब तो ऑक्शन होती है, महंगे से महंगा प्रॉपर्टी डीलर्स को मदद आप कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में गरीब व्यक्ति को भी और रूरल एरिया में भी मकान मिलते थे अफोर्डेबल कॉस्ट पर। अब बिना किसी कारण के उसको डिसॉल्व कह रहे हैं जी, हमने मर्ज कर दिया, क्या ज़रूरत पड़ी है, वो तो केवल शहर के लिए है और हरियाणा हमारा जो है वो गांव में बसता है। तो आम व्यक्ति को मकान के लिए हाउसिंग बोर्ड का एकाएक इस तरह से बंद करना, सरकार समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का निर्णय लिया। और हम एक अवध वो पढ़ा गया है। देखिए कांग्रेस ने क्या किया है उसके ऊपर चर्चा का विषय, फिर ये बोलते हैं कि पिछली बात ना करो। भाई कंपेयर तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा विषय। अगर आपके समय के अंदर लोगों को राहत नहीं मिली, जब उनको राहत नहीं मिली, लोग तंग हुए हैं, अभी तो कांग्रेस को बाहर किया है। आने वाले समय में तो एक ऐसा मोमेंटम किया था खाली जैसे गुब्बारा बन जाए कि कांग्रेस आएगी। भाई एक्चुअल में जब धरातल के ऊपर गरीब बच्चे को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली, गरीब व्यक्ति का इलाज मुफ्त हो रहा है, आज गरीब माता के घर की रसोई में कनेक्शन पहुंचा है, आज गरीब परिवार की रसोई 500 रुपए का सिलेंडर पहुंच रहा है, आज जब किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिला, 24 फसलों का मुआवजा मिला है, तो फिर इनको तो दिक्कत आएगी। विधानसभा सत्र की शुरू हो गई है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को पहले दिन गिनाया। 7 विधेयकों के संशोधन पर मोहर लगी है। हाउसिंग बोर्ड का HSVP में विलय होने की घोषणा हुई है। विपक्ष ने हाउसिंग बोर्ड मर्ज करने पर सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सुभाष जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुमित गौड़ हैं। सुमित जी आपका स्वागत है। NLO से प्रवक्ता विजेंद्र रेडू हैं। विजेंद्र जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र मलिक जी आपका स्वागत है। रविंद्र जी शुरुआत आपके साथ कर रहा हूँ। सभी से निवेदन है अपना ओपनिंग स्टेटमेंट संक्षिप्त में रखें। रविंद्र जी कैसे देख रहे हैं सर पहले दिन की आप कार्यवाही को, पहला रिएक्शन सर आपका? पराग जी आवाज आ रही मेरी आपको? जी सर आ रही है। पराग जी देखिए, जो आज राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा है उसमें जो सरकार की पॉलिसीज हैं और जो नीतियां हैं उनको एक तरह से पक्ष के सामने रखा है। और जिस तरह कुछ योजनाएं जिनके जरिए पिछली बार जो इलेक्शन है उनको जो वायदे किए गए थे उनको परिपाटी पर एक तरह से धरातल पर उतारने में भाजपा सरकार सफल रही, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और उन्होंने अपने करीब 31 मिनट या कुछ सेकंड के भाषण में उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना जिसमें 2100 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जो और इस योजना के तहत 9 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है और करीब 634 करोड़ की राशि उनके खातों में जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने जो सगुनी योजना के तहत जो विवाह के लिए राशि दी जा रही है 71,000 उसका जिक्र किया। किसानों के लिए उन्होंने जो MSP का या फिर कहें कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर जो 8,000 रुपए उनके खाते में डाले जा रहे हैं, तो इस तरह की कई योजनाओं का उन्होंने जो सदन में विपक्ष के सामने भी रखा और सरकार का एक तरह से उन्होंने एक जो कार्ड है रिपोर्ट कार्ड वो रखा। और इसके चलते कहीं न कहीं पक्ष को भी थोड़ी सी असहजता महसूस हुई कि कई योजनाएं ऐसी रही जिसको लगातार बीजेपी जनता के सामने खुलकर ला रही है और उसका फायदा कहीं कहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ था नहीं खास, और ये सिर्फ जो एक आंकड़े होते हैं वो आंकड़ों का खेल, और सारा इसमें कुछ ज्यादा सरकार के पास बताने के लिए इसमें कुछ नहीं था। और जो राज्यपाल को जो एक तरह से जो लिख कर दिया गया बस उन्होंने केवल वही पढ़ा है। और इसमें बजट में जो अभिभाषण है इसमें रोजगार या फिर छात्रों के लिए, किसानों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का कहना है कि इस जो बजट है आने वाला है और जो अभिभाषण है उसमें कई सारी चीजें, उसमें युवाओं की बात करें, युवाओं के लिए काफी रोजगार है, निष्पक्ष तरीके से उसको नौकरी दी जा रही है युवाओं को, और बिना खर्ची पर्ची के, जैसा कि पूर्व की सरकारों में होता रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। इसके लिए किसानों के लिए लगातार नई नीतियों पर काम हो रहा है। और जिस तरह कई बीमारियां जो दिव्यांग कैटेगरी की किस तरह की बीमारियां हैं उनमें अलग अलग उनको
एक तरह से पेंशन दी जा रही है, बुढ़ापा पेंशन का जो प्रावधान किया गया है वो घर बैठे सबको पेंशन मिल रही है, और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी कई तरह के कदम उठाए गए हैं। तो पराग जी, इस लिहाज से देखिए सरकार ने एक तरह से जो अपनी योजनाएं हैं, जो उनको जमीन पर लाने का जो एक तरह से खाका है वो सामने रखा, तो विपक्ष ने उनमें से जो कुछ पहलू ऐसे रहे जिन पर सरकार असहज हो सकती थी या असहज करने की कोशिश की, उन पहलू को सदन में आज सामने रखा है। ठीक है सर। सुभाष सप्रा जी, विपक्ष को पसंद नहीं आया सर राज्यपाल का ये भाषण, हाउसिंग बोर्ड के विलय पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं स्पष्ट नहीं है चीजें। सप्रा साहब। सभी साथियों को नमस्कार जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ, आज देखो माननीय जो हमारे राज्यपाल महोदय, उन्होंने अभिभाषण पूरा डिटेल से बताया, उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताई हैं, भाई सरकार का क्या विजन है, क्या कुछ किया है। जहां तक विपक्ष की बात है, उनका रवैया तो यही रहेगा जब तक ये लास्ट सेशन चलेगा, मतलब क्योंकि उसको अपनी राजनीति करनी है। आज पूरी डिटेल हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने सर आपकी आवाज चली गई है, चलिए लगता है सुभाष जी से हमारा संपर्क अभी कट गया। हाँ, अब आ रही है आवाज। पहले पूरा रिपोर्ट कार्ड बता दिया था भाई, कितने हमने संकल्प लिए, कितने वायदे पूरे किए जा चुके हैं, कितनी नौकरियां दी जा चुकी हैं, कितनी हमने एमएसपी पे काम किया जा चुका है। पूरी जो डिटेल है, पूरा जो खाका जिसे बोलते हैं, नहीं तो कोई भी पहले अपना रिपोर्ट कार्ड सरकारी पेश नहीं करती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 3 दिन पहले पूरा डिटेल बता दिए हमारे जो विपक्ष के नेता हैं। अब उन्होंने तो बिल्कुल अपनी ओछी चलिए लगता है फिर से हमारा संपर्क कट गया है। सुभाष जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आप मुद्दे उठाइए, हाँ, जन समस्याओं को उठाइए। अब आ रही है आवाज। जहां तक आज वो जो हाउसिंग बोर्ड को उसको विलय किया, उसको खत्म नहीं किया, उसको मर्ज किया गया है, और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया है भाई वहां के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको मर्ज किया जाएगा, किसी को बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। इसके अलावा जो काम हाउसिंग बोर्ड करती थी वही ये जो है ना, ये शहरी निगम करेगा। क्योंकि पहले क्या था, आज मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल विधानसभा में स्पष्ट किया है भाई उसका जो है ना औचित्य नहीं था। पुराने टाइम में क्या होता था, ये पैसे ले लेते थे, प्लॉट देते ही नहीं थे, हाउसिंग बोर्ड में मकान देते ही नहीं थे, और हमें ब्याज पे पैसा देना पड़ रहा है, उनका वापस पैसा देना पड़ रहा है। तो ये विलय करना कोई ऐसी बात नहीं है, उनका वही कार्य रहेगा, कोई एम्प्लॉय का नुकसान नहीं होगा किसी भी तरह से, और बड़ा तेजी से काम होगा। ठीक है। और जहां तक विधानसभा सत्र का है, बिल्कुल सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, उनके हर प्रश्न का पूरा जवाब दिया जाएगा तथ्यों के साथ। ये नहीं मतलब इस तरह से राजनीतिक बातें की जाएंगी, सिर्फ तथ्यों के साथ उनका जो है ना जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल हर बात का जवाब दिया जाएगा। ये और वो सुनने को भी तैयार रहे। ये साथ साथ जैसे पिछली बार अभी दिसंबर सेशन में वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, प्रश्न पूछ के भाग जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल आप बैठिए वहां पे विधानसभा में, डिस्कशन हो, आप सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है, ठीक है सर, हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। और हमने तो 2 महीने से सरकार ने तैयारी कर रखी है, और इसके लिए देखो पहले प्री बजट 13 बैठकें हुई हैं। हमने तो मतलब हर किसी का सुझाव लिया है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे युवा वर्ग है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गृहिणी है, वकील है, डॉक्टर्स हैं, हर किसी को, पंच, सरपंच, पार्षद, सभी को इन्वॉल्व किया है। और हमने तो जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया था, पाइए सुझाव दीजिए, बट देयर उनकी जो है ना उनकी राजनीति में थोड़ा सा विघन पड़ना था, बट दे वर नॉट रेडी टू कम। तो ये जो सेक्शन है बिल्कुल हम तैयार हैं, उनके हर बात का जवाब दिया जाएगा। और बिल्कुल माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार बढ़िया नौकरी दे रही है। और हम आप कंपेयर भी करना, जो पिछले जो सेशन रहे हैं उनसे आप कंपेयर भी करिए। ठीक है। पिछली बार जो बजट था वो 2,05,00,000
5,017 हाँ। 17 करोड़ का था। हाँ। और 2024-25 में कितना था वो मैं आपको बता देता हूँ, 1,80,313 था। और कितनी वृद्धि हुई थी? 13.7%। इस बार भी जो बजट आएगा किसान को फायदा होगा। ठीक है सर, युवाओं को इंतजार नौकरियां बजट का मिलेंगी। कर रहे हैं। ये जो ठीक है, विपक्षी हैं इनके मुंह ठीक है, बंद हो जाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इंतजार बजट का है। और सुमित गौड़ जी, सुभाष सप्रा साहब कह रहे हैं कि हम तथ्यों के साथ तो जवाब देंगे, लेकिन आप हिट एंड रन वाली रणनीति तो नहीं अपनाएंगे इस बार भी। सुमित जी। पराग गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा जी सर। कि उन्होंने हरियाणा की जनता के समक्ष हम विपक्ष वालों को सच बोलने का मौका दिया। देखिए, आज पराग गुप्ता जी, आज माननीय राज्यपाल जी का भाषण सरकार की उपलब्धियों के ब्यौरे से भरा था, लेकिन उसमें जनता की परेशानियां, दुख तकलीफ उसे दिखाया गया। और बातें क्या क्या हुई, 2047 का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन 2026 में हरियाणा की बेरोजगारी दर क्या है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। 2014 में सरकार में आए थे, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। कितने बड़े घोटाले हुए, चाहे नगर निगमों के कितने बड़े स्कैंडल हुए, पेपर लीक, सीईटी विवाद, भर्ती घोटाला, भर्तियां रुकी पड़ी है, पुलिस की 25 भर्तियां खाली हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। $1 ट्रिलियन की बात करी, लेकिन किसान एमएसपी और मुआवजे को लेकर परेशान क्यों है? फिर आप ये बताइए। मैं आपके माध्यम से, पराग गुप्ता जी, आपके चैनल के माध्यम से इससे पूछना चाहता हूं कि ये जुमलों की जो सरकार है, ये बातें बड़ी बड़ी करते, धरातल पे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? धरातल पे तो हमें 2 चीज दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 चीज। 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का खर्च था, आज 2,00,000 करोड़ का कर्ज है देश के ऊपर, और जबकि धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं तो बात करूंगा फरीदाबाद की, फरीदाबाद से यही आता हूं। तो 2014 के बाद 1 इंच भी मेट्रो का खंभा नहीं बढ़ा, एक नया पुल नहीं बना, एक नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना। सामाजिक सुरक्षा की बात कर लें, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन के कितने मामले लंबित पड़े उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, और लाखों में है, 9 दिन का 100, 9 दिन का 1000, लाखों में पेंडिंग है बुजुर्ग पेंशन और विधवा पेंशन के। परिवार पहचान पत्र से में कितनी तकलीफें आई जो स्कीम लाई सरकार, तो उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ। हर इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में युवाओं के भविष्य को लेकर किस तरीके से क्या कुछ रोजगार के नए अवसर ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या युवाओं को ऐसे बहकाएंगे। युवाओं के लिए और किसानों के लिए एक भी कोई बात माननीय राज्यपाल ने नहीं करी, क्योंकि वो खुद मजबूर। राज्यपाल का हालांकि फर्ज तो ये बनता है, जो राज्यपाल और जो स्पीकर होते हैं इनका फर्ज तो ये बनता है कि ये न्यूट्रल होकर चलते हैं, एंड दोनों तरफ से जो बात सही होती है वो रखी जाती है। लेकिन माफ करना, आज राज्यपाल जी के भाषण में कोई नई बात नहीं दिखाई दी, दबाव दिखाई दिया। ठीक है। फसल, देखिए अभी बहुत चीजें पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये मुद्दा उठाया कल भी विधानसभा में, कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर पलवल जिला आता है, और पलवल जिले के अंदर छायसा गांव होता है, जिसमें पिछले 1 महीने में 20 के करीब मौत हो गई है, जिनमें से 5 बच्चे हैं, 5-6 जवान हैं, 10-12 बुजुर्ग भी हैं, 3 महिलाएं हैं, जिनकी हेपेटाइटिस A, B, जो गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। आज आप अगर हरियाणा में पंचकुला, चंडीगढ़ कुछ अलग कर दें, पूरे हरियाणा में आपको जो बंद पड़े नाले हैं, जहां पे सड़कों पे पानी जमा है, ये सारा पानी यानी कहां मर जाता है। मतलब हेल्थ को लेके, ठीक है सर, पोलियो, ठीक है, तो पिछले 10 साल कुछ भी, ठीक है, ऐसी बात नहीं करी कि कोई बड़ी योजना ला रही। ठीक है, सिर्फ और सरकार के वकील बन के पेश हुए आज वो राज्यपाल महोदय ने। आज ठीक है सर, सरकार के वकील। चलिए मैं लौटूंगा सेकंड राउंड में आपके पास। मैं रेडू साहब के पास चलता हूं। विजेंद्र रेडू साहब, सर सवाल यह है कि किस सरकार में ये आरोप नहीं लगते हैं कि
बजट सेशन में या फिर कोई भी सत्र में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो फिर उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान ना किया हो। सर, कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस की सरकार का बखान राज्यपाल करेंगे, बीजेपी की सरकार है तो सरकार के कामकाज को बताएंगे, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों राज्यपाल के ऊपर हैं कि वकील बनकर सरकार के पेश हुए हैं राज्यपाल? सरकार के वकील के तौर पर ही तो उन्होंने सारी चीजें रख दी हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो सर्वमान्य है, तो फिर क्यों सवाल राज्यपाल के अभिभाषण पर हैं? रेणु साहब। सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। जी सर। आपने सही कहा कि राज्यपाल महोदय जो है सरकार की जो उपलब्धियां हैं और सरकार का जो विजन है उसी को लेकर के पटल पर आते हैं, और सरकार के द्वारा एक तरह से मैं कहूंगा पोस्ट राज्यपाल की बड़ी होती है, बट उसको सरकार द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। मैं निवेदन इसलिए नहीं कहता क्योंकि एक तरह का निर्देशन ही होता है, वो चाहे निवेदन के माध्यम से ही है कि भाई ये हमारे साल में हमने काम किया है और आगे हम ये करेंगे, ये वो खड़े होकर के पढ़ करके सुनाते हैं। और इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी यही होती है कि भाई उसको बीच का आदमी मानते हैं, वो सभी के लिए होता है, कॉमन होता है, सेंटर का प्रतिनिधि होता है, वो कॉमन व्यक्ति उसको पढ़ने का काम करता है और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो बातें बताई गई होती हैं उन्हीं का बखान करने का काम करते हैं। और राज्यपाल के ऊपर इस बात के लिए हम कोई दोष नहीं देते। राज्यपाल के लिए तो हम सिर्फ इतना, एक तरह से मैं क्या कहूँ, राज्यपाल के लिए तो हम एक हमारे दिल में एक ये भावना है कि वो बेचारे पढ़े लिखे आदमी को फंसा दिया जाता है, उनके मुंह से झूठ बुलवाया जाता है, दब करके झूठ बुलवाने का काम किया जाता है, दब करके अपनी प्रशंसा करवाते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और उसको इस प्रकार से बांध करके खड़ा कर देते हैं कि आपको ये बातें तो कहनी ही कहनी पड़ेंगी, और वही बातें उनको कहलवाई जाती हैं। राज्यपाल का इसमें कोई कसूर नहीं होता। लेकिन देखिए प्रांति, जिस प्रकार से राज्यपाल जी का भाषण हुआ और उन्होंने सरकार का बखान किया, मैं तो ये कहूँ सरकार आखिर सरकार है, 3 योजना से हरियाणा प्रदेश में राज्य राज कर रही है, फिर भी ये झूठी घोषणाएं क्यों करवाते हैं? क्यों नहीं एक सच्ची बात पब्लिक के सामने लेकर के आते हैं? सच्ची बात लेकर के आएंगे तो उसमें और ज्यादा साहब की। अभी इन्होंने कहा कि हम जो है ना लाडो लक्ष्मी योजना हमने शुरू कर दी है। भाई आपने क्या घोषणा की थी? आप कहते हो हमने वायदा पूरा कर दिया। आपने घोषणा की हरियाणा प्रदेश की हर महिला को 21 रुपए प्रति माह देने का हम काम करेंगे। आप कितनी महिलाओं को दे रहे हैं? मुश्किल से 7-8 लाख महिलाओं को ही आपने उसका देने का काम किया, और ऊपर से इतनी कंडीशन आपने लगा दी है उसके ऊपर। इसी प्रकार से वर्तमान भत्ते के ऊपर आपने कितनी सारी कंडीशन कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके लगाने का काम किया था। वो अभय सिंह चौटाला ने जब ऐलान किया कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, तब वो सरकार को पीछे कदम हटाते हुए उसको बंद करने का काम किया। दूसरी बात ये कहते हैं कि अभी जो हमारे प्रवक्ता साथी भी कह रहे थे कि हाउसिंग बोर्ड को हमने बंद नहीं किया, मर्ज किया है। बिटवीन मर्जिंग एंड क्लोजिंग, जब आपने उसका नाम ही मिटा दिया, आपने उसका काम ही दूसरे को सौंप दिया, बेशक आप कर्मचारियों को उसमें मिला देंगे, वो तो मिलाने ही पड़ेंगे, वो तो हमारा कानून कहता है, आप उनको घर तो भेज नहीं सकते हो, को तो मर्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्यों कहते हो कि हमने बंद नहीं किया? तो वो बंद ही तो, इनका मतलब ही तो बंद होता है, वो बंद करके दूसरे के साथ मिला दिया। इस तरह की झूठी बातें जो है ना, ये नहीं कहनी चाहिए। पब्लिक बड़ी समझदार है, वो हर बात को अच्छे से जानती भी है और समझती भी है। दूसरी बात, झूठ बोलते कि एमएसपी देते हैं, कि 24 फसलों की एमएसपी देते हैं, अभी भाषण में भी डलवा दिया इन्होंने। भाई आखिर कहाँ आप जो है ना राज्यपाल से क्यों झूठ बोलवा रहे हो? वो एक सम्मानित व्यक्ति है हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेश में सभी नागरिक उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके मुखाबिन से यदि सरकार झूठ बुलवाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। पराग जी ये कहते हैं एमएसपी पर, कितनी फसल एमएसपी पर खरीदेगी आप सबके सामने? पैडी किस प्रकार के घोटाले और किसान किस प्रकार से धरने प्रदर्शन करता रहा, लाठियां खाता रहा। ये कहते हैं हम किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया पिछले वर्ष में। अरे भाई खाद भी तो थानों में मिलता है, समय पर खाद मिलता नहीं, डीएपी मिलता नहीं, वो भी मिलता तो थानों में लाइन लगा करके उनको लेना पड़ता। कौन सी आपने सुविधा देने का काम किया? दूसरी बात, इन्होंने जो विजन था सरकार का, हमें एक उम्मीद थी, और वो तो चलो अभी तक की अभिभाषण है, 2 तारीख को बजट पेश होगा, उस दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का जो विजन प्रस्तुत राज्यपाल के माध्यम से किया जाना था, उस विजन में हम सोच रहे थे कि जरूर रोजगार बढ़ाने के ऊपर कोई विजन होगा, शिक्षा को सुधार के लिए कोई विजन होगा, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए कोई विजन हो,
करप्शन के लिए कोई विजन होगा, इसको हम कैसे खत्म करेंगे। लेकिन इस तरह की बातें न करके केवल अपना बखान करवाना एक पढ़े लिखे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा हमें। ठीक है, इसलिए मैं ये एक तरह से नीरस ही ठीक है सर, भाषण रहा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सुभाष सप्रा जी, आप बीच में शायद कुछ बोलना भी चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। सर, सवाल विपक्ष का ये है, आपके दोनों जो साथी बैठे हैं विपक्ष के, वो ये कह रहे हैं कि हमारा फोकस और हमारा जो विजन है इस बार बजट सत्र का, वो अपराध है, रोजगार है, पेंशन है, करप्शन है, ये सारी चीजें वो फोकस कर रहे हैं। आपका विजन क्या है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्षमा ये चाहता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा जी अपोजिशन लीडर हैं, 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, महामहिम राज्यपाल जी के लिए इस तरह के शब्द यूज करना, भाई वो पढ़े लिखे हैं या लिखे पढ़े हैं। वैसे हुड्डा साहब को हम बता देना चाह रहे हैं, ही इज ए प्रोफेसर, ठीक है। जो भी उन्होंने अभिभाषण दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों पर आधारित होता है। ये यानी कि अब जैसे हमारे एक दूसरे साथी कह रहे थे जी ये दबाव में लगता है उन्होंने पढ़ा जा रहा है इस तरह से, अब राज्यपाल जी पर दबाव डालेंगे क्या? ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ जहां तक विजन की बात आपको, हाँ प्लीज एक बार आप सुन लीजिए, फिर आप बोलना पूरा टाइम डिस्कशन में, ऐसी बात नहीं है। सुमित जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। जहां तक विजन की बात है, सुमित जी सुन लेते हैं। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047, जो जनता का सपना है, हर भारतीय का सपना है कि 2047 को जब भारत को विकसित भारत माना जाए। और जहां तक अर्थव्यवस्था है, आज देखो चौथे नंबर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये 3-4 सालों में हम तीसरे नंबर पे होने जा रहे हैं। हम आपको पहले से बधाई देते हैं। वो उसकी क्या परिणाम, उसकी वजह क्या है आपकी जीडीपी। और साथ ही साथ मैं सुमित जी सुन लेते हैं सर, एक बार बीच में नहीं प्लीज। हरियाणा में अभी मैंने अभी सुमित गौड़ जी, सुमित गौड़ जी एक मिनट रुक जाइए सर, आप भी तो बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, अब ऐसे नहीं चलता है ना सर प्लीज। अब मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत हरियाणा, जिसमें देखो जीडीपी 2024-25 में जीडीपी क्या थी, इट वाज 12.13 लाख करोड़, और 25-26 में क्या थी, 13.67 लाख करोड़। कितना वृद्धि हुई? 12.67%। अब मैं आपकी कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूं, 2014 से 24 तक कितनी बढ़ाई आपने, ये नहीं बताओ। जो प्रति व्यक्ति आई थी, इट वाज 1,47,000। अब 24-25 में क्या है, 3,58,000। बेरोजगारी कहाँ पहुंचाई, महंगाई कहाँ पहुंचाई, 2.5 गुना वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय। क्राइम कहाँ पहुंचाया, महिलाओं को क्राइम हो रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है, क्या नहीं हो रहा आपकी सरकार में, वो नहीं बताओगे। बस 6 महीने के आंकड़े बता देंगे आप लोग। चलिए, सुभाष जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। मैं रविंद्र मलिक जी के पास चल रहा हूँ। रविंद्र मलिक जी, ठीक है। सुभाष जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। मेट्रो का पिलर नहीं लगाया। आप पहले गुड़गांव में जब इलेक्शन था यहाँ पे लोकसभा का या जब विधानसभा का था, तो यही बोलते थे कि यहाँ पे मेट्रो भी नहीं लगी, एक पिलर भी नहीं लगा। अब वो ये कहते हैं इतने पिलर लगा दिए, इतना जाल बिछाया जा रहा है गुड़गांव में, पुराने गुड़गांव में, नए गुड़गांव में। अब जी यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है। इसी तरह से ये जो विपक्ष के साथी हैं वो कहते थे हरियाणा में देखो सड़कें टूटी फूटी है, पहले ये कहते थे जब पुराने टाइम में। अब वही कहते हैं सड़कें इतनी बढ़िया बना दी कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। शर्म करिए, शर्म। वो तो अभी भी यही कह रहे हैं सर, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं सर। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास, थोड़ा सा रुकिए, उलझिए मत आपस में, थोड़ा सा रुकिए। मैं मलिक साहब के पास जा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा रुकिए प्लीज प्लीज। सुभाष जी और सुमित जी, सुभाष जी और सुमित जी, थोड़ा सा रुकना होगा सर। ने कितनी दी थी? 80,000। ठीक है, पक्की नौकरियों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये मतलब चाहे वो युवा है चाहे वो किसान है, जहाँ तक पेंशन की बात है, तुम सिर्फ हिंदू मुसलमान राम मंदिर पेंशन कार्ड दी, ठीक है, पेंशन 100 रुपए से शुरू हुई थी और कांग्रेस राज में 10,000। ठीक है सर। सुमित जी, अब आप कहाँ ये नया टॉपिक छेड़ रहे हैं? 200 रुपए सुमित जी क्यों नया टॉपिक छेड़ रहे हैं सर? ऐसी कोई चर्चा अभी तक हुई नहीं है, आप ही लेकर आ रहे हैं। रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। सुभाष जी थोड़ा सा रुकिए, आप भी रुकिए। सुमित जी आप भी रुकिए। सुभाष जी, सुमित जी आप दोनों रुक जाइए सर प्लीज। मैं रविंद्र जी के पास चल रहा हूँ। ठीक है, पेंशन कैसे देंगे? ठीक है सर, एलिजिबल है उसकी पेंशन कैसे देंगे? ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए आप। रविंद्र मलिक जी, सवाल ये है सर कि आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है।
क्या सर अहम सवाल है ये, क्या सदन के अंदर कोई भी तथ्य गलत पेश किया जा सकता है? क्या राज्यपाल के अभिभाषण में आंकड़ों के साथ धोखा किया जा सकता है सदन के अंदर? रविंद्र जी, देखिए पराग जी, राज्यपाल का पद चूंकि एक संवैधानिक पद है और आमतौर पर ऐसा होता रहा है कि जो सरकार का एक तरह से जो आगे का विजन होता है और राज्यपाल के अभिभाषण में भी वही चीजें पहलू वो रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, जो कांग्रेस की सरकारें इनेलो की उनमें भी बिल्कुल, मैंने भी वही चीज कही थी सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें आमतौर पर पराग जी जो उस समय की सरकार होती है उसका जो विजन है उसमें आमतौर पर वही होता है। और क्योंकि विपक्ष को भी राजनीति करनी है तो सामान्य सी बात है कि विपक्ष भी जो राज्यपाल का अभिभाषण है या उससे जो अभिभाषण में जो पहलू है उन पर सवाल उठाता है। लेकिन अब चूंकि सरकार का दावा, चाहे अब की सरकार या पहले वाली रही है, पूर्ववर्ती सरकारें रही है, सबका कहना होता है कि हमने जो आंकड़े हैं, पुख्ता आंकड़े हमने सदन में वही रखे और गुमराह करने की कोई कोशिश नहीं की। और चूंकि अब आंकड़ों का खेल, आंकड़ों की बाजीगरी बजट में रहती है, कोई भी सरकार है, ये सभी सरकारों में रहा है। लेकिन ये कहना थोड़ा गलत होगा कि आंकड़े गलत पेश किए गए। हाँ कि ये है कि आंकड़े थोड़ा सा सरकार अपने हिसाब से जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से उनको थोड़ा सा आगे रखती है। वो तो विपक्ष जो आंकड़े हैं उनमें से जो सरकार की कमियां हैं उनको आगे पीछे उसमें कमियां निकालने की कोशिश करता है। तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि जो अब की सरकार या पहले वाली है, ये आंकड़ों को अपने हिसाब से जो उनके जो सकारात्मक पक्ष में रहता है उस हिसाब से सदन में पेश करते हैं। तो इस बात पर ये कहना ठीक नहीं होगा कि मतलब सरकार चाहे कोई भी हो कि गलत आंकड़े पेश किए जाए। थोड़ा बहुत घुमाने फिराने की वाजिब सी प्राकृतिक सी बात है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये कहना वाजिब नहीं होगा कि आंकड़ों का जो है उसमें जो गलत तरीके से पेश किए गए। अब चूंकि बजट की बात करें, जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि जो साथी बैठे इधर जो अलग अलग पार्टी से हैं, तो हालांकि बजट में बढ़ोतरी हुई है और पिछली दफा भी हुई थी तो अब की बार भी है। अब उसमें ये देखना होगा कि जो है धरातल पे खर्च कितना होगा और किस हेड के लिए कितना रखा जाएगा। उसमें किसानों के लिए क्या होगा, जो खासकर जो युवा वर्ग है, जो नौकरियों की बात आजकल बड़ा अहम मुद्दा है ये, उसके लिए क्या होगा। और जो कई पहलू हैं जो नौकरी को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरियों का है या फिर लॉ एंड ऑर्डर है, जो उसके लिए बजट में क्या रखा जाएगा, या फिर जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं उस हेड के लिए अलग से क्या प्रावधान किए जाएंगे, कितना पैसा रखा जाएगा। ये सब चीजें भी आने वाले बजट में अहम रहेंगी और इन पर फोकस रहेगा। तो सरकार को भी चाहिए कि जो आंकड़े हैं वो ढंग से पेश हो, और साथ में जो विपक्ष है जो सरकार पर एक तरह से आरोप लगाता है कई पहलुओं को लेकर, उनको भी चाहिए कि जैसा सीएम नायब सिंह सैनी ने पीछे कहा था कि विपक्ष को आरोप लगाने की बजाय जो तमाम आंकड़े हैं, जो बिल्कुल तथ्य हैं, वो सदन में रखने चाहिए ताकि वो गुमराह न हो। और अगर सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कमी है तो सही आंकड़ों के सदन में रखे जाने से जो विपक्ष रखेगा या रखता है तो उसमें सरकार को भी उचित कदम उठाने में एक फायदा मिलेगा, और वो जो सही सुझाव है, सही आंकड़े होंगे, उसी आधार पर प्रदेश के विकास के लिए आगे से काम किया जाएगा। तो इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए कि जो सही आंकड़े जनता के सामने रखे, सरकार की जो पॉलिसीज है, नीति है, जो भी है, किसी भी तरह के आंकड़े हैं, चाहे वो बजट के हैं या फिर खेती से हैं या किसी अन्य सेक्टर से जुड़े हैं, वो ढंग से रखे, जनता को जो धरातल परिस्थिति स्थिति है वो पता लगे। और विपक्ष को भी चाहिए कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको बाकायदा प्रमाण के साथ और तमाम सभी आंकड़ों के साथ सदन में रखा जाए ताकि जो आम जन है या कहीं हर वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिल सके। बताइए सुमित गौड़ जी, तथ्यों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं आप लोग या फिर सिर्फ हवाई बातें होंगी इस बार? बिल्कुल तैयार हूं। तथ्यों में मैं इसे 3-4 मांगे कर रहा हूं। हाँ। ये 3-4 पॉइंट लेके राज्यपाल जी फिर से भाषण दें या बताएं या इनके नेता पेश करें कि 2014 में हरियाणा के ऊपर कितना कर्ज था जी, और 2024 में 26 में आज हरियाणा के ऊपर कितना कर्ज है। कंपेरिजन ऐसे होता है, बेरोजगारी दर बताएं बढ़ी है घटी है, महंगाई बताएं बढ़ी है घटी है, क्राइम बताएं बढ़ा है घटा है, ये होता तरीका। तो उस चीज के बारे में उस पर कोई प्रकाश ही नहीं डाला जा रहा, सिर्फ और सिर्फ ये हो गया कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए विपक्ष, अगर एक तो सबसे पहली बात मैं हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम कांग्रेस पार्टी को दिया है, और मजबूत विपक्ष है तभी हरियाणा में हम लोग इनसे बिल्कुल इनके हर जो भी कोई गलत फैसला उसमें इनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनके कोई दुश्मन नहीं है, ना हम बीजेपी के दुश्मन है, ना हम बीजेपी के नेताओं के दुश्मन है, लेकिन यस जो हरियाणा का हित करेगा, जो हमारे फरीदाबाद का हित करेगा, हम उसके साथ हैं, और जो उनके सही कदम होंगे उनकी सराहना भी करेंगे। लेकिन साथ साथ सच्चाई को झुठलाया भी नहीं जा सकता। मैं
आंकड़ों से बात कर रहा हूँ, ये आंकड़ों से बात करें, क्या कर्ज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा देश में, ये सारे चीजें बड़ी। और आखिरी एक बात और कहना चाहूंगा, आप भी देखिए इतने सालों से, पिछले लगभग 5 सालों से आप देख रहे हैं जो पॉल्यूशन का पंगा पड़ा था, कभी गाड़ियों में बैन, कभी कंस्ट्रक्शन में बैन, कभी कुछ, क्या उस पे किसी भी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार ने भी बजट दिया, हरियाणा सरकार ने भी दिया है पिछले साल, इन्होंने पॉल्यूशन को लेके, जिससे हमारे यहाँ के फरीदाबाद के दिल्ली ऐसे लोग गंभीर बीमारियों से को भुगत रहे हैं, सांस लेने तक भी तकलीफ हो रही है, उसको लेके कोई भी चीज, कोई भी बड़ा एक्शन प्लान नहीं है। एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए आप जो ये आपको मैं ना कई बार बड़े दुखी हो जाते हैं बातों को देखकर। अभी आपने, हमने सबने कोविड की लहर देखी है जी, पूरे हरियाणा में कोविड की लहर में एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां पर एक ही गांव में 15-20 मौत हुई हो, एक भी गांव, नॉट इवन सिंगल। अगर हम 3 लहरों की मिलाएंगे तो हो सकते हैं आंकड़े पूरे हो जाएं, लेकिन अगर हम एक लहर की बात करें तो एक लहर के खत्म होने के बाद या दूसरी लहर खत्म होने के बाद किसी भी गांव में 8-10 से ज्यादा मौत नहीं हुई, चाहे कितना ही बड़ा गांव क्यों ना हो। लेकिन अभी हमारे झांसा जो पृथ्वी गांव का हिस्सा है विधानसभा का, जहां से विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया हैं, अभी वहां पे 20-20 मौतें हुई। और आप देखिए फरीदाबाद में इस समय नगर निगम में मेयर सरकार बीजेपी की, केंद्रीय 4 मंत्री हैं, केंद्र में हरियाणा सरकार, केंद्र में बीजेपी सरकार, हरियाणा में बीजेपी सरकार, और फरीदाबाद से 3 मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री केंद्र में, एक कैबिनेट मंत्री हरियाणा में, और 2 राज्य मंत्री, पलवल की भी एक गौरव गौतम, और 35-40 इनके पार्षद, और पन्ना प्रमुख और अंत भगत। एक भी इनके नेता ने, इनके कार्यकर्ता ने झांसा गांव में जाके, जो इतना बड़ा हुआ है जहरीले पानी से जो मौतें हुई हैं, एक भी इनके नेता ने जाके संवेदना व्यक्त नहीं करी। कोई पार्टी से फंड तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, जबकि हमारे वहां से कांग्रेस के विधायक आते हैं, वो भी गए, उनके बेटे भी गए। तो आप ये देखिए हालत इतनी खाली, ठीक है, सिर्फ एक मल्लम लगाने का काम भी कर सकते थे ना, लेकिन सारे बीजेपी के नेता इनके शादी ब्याह में रोज मिल जाते हैं हम लोगों को। हालांकि झांसा हमारी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, हम तब भी वहां होके आए, देख के आए, लेकिन आप ये देखिए कि ये लोग इस बीजेपी सरकार में सिर्फ नेता, इनके सारे नेता और सारे अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग में व्यस्त, खाली पैसा बनाने में, और इन्हें कोई काम नहीं, कोई। ठीक है सर, ठीक है सर। विजेंद्र रेड्डू जी, यही जेस्चर चाहिए सदन के अंदर, तभी एक सकारात्मक चर्चा हो पाएगी। क्योंकि शुरुआत में अपने सेकंड जो स्टेटमेंट दिया सुमित जी ने, उन्होंने कहा कि दुश्मनी किसी की नहीं है, सब लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए राजनीति में आए हैं, जनता के मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जेस्चर बेहतर होना चाहिए, जैसा अभी सुमित जी ने दिखाया है। ये बहुत जरूरी है सदन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बिल्कुल मेल हिसाब से और आपसी भाईचारे के हिसाब से वो बैठते हैं। जितने विधायक बने हुए 90 के 90 जो विधायक है, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, वो सभी हरियाणा प्रदेश के विधायक है, और हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए, हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए वहां पर बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। और बजट सेशन का मतलब ही ये होता है कि हरियाणा में आने वाले वर्ष में हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, और विगत वर्ष में हमारी क्या क्या कमियां रही, उनको सुधार करके आगे किस प्रकार से उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करें। यही एक क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सरकार जब क्वेश्चनों का सही जवाब नहीं देते हैं या सही से आंकड़े नहीं पेश करते हैं, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो विपक्ष को संतुष्ट करे, क्योंकि विपक्ष संतुष्ट होगा तभी तो प्रदेश संतुष्ट होगा कि इन्होंने जो रखी, जो अपनी पीछे के जो आंकड़े रखे हैं और आगे का जो विजन रखा है वो ठीक है। अगर ये वहां पर विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे, या विपक्ष को टाइम ही नहीं देंगे, या उनके सभी प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देंगे, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हर बार सेशन में, बजट सेशन की हम जो ना डिबेट में भी बैठते हैं, सेशन को भी देखते हैं, जिस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडियन नेशनल पार्टी ने इस सेशन के लिए 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए हुए हैं, और लगभग 17 हमारे स्टार्ड क्वेश्चन है, और हमारे 4 जो है अनस्टार्ड क्वेश्चन भी हैं। तो इतने क्वेश्चन जब और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है 11, शिक्षा के ऊपर है, बेरोजगारी के ऊपर है, एमएसपी के ऊपर है, किसानों के ऊपर है, जल भराव के ऊपर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए हुए। इस प्रकार से टोटल 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जब वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी
और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सरकार जवाब देगी और उस जवाब के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनते हैं, तो वो जब पूछे जाते हैं और कई बार अर्जेंट भी कोई क्वेश्चन ध्यान में आ जाता है उसी मामले से संबंधित, तो सरकार उसको सही से बोलने नहीं देती है, सुनने नहीं देती। हम चौटाला ने तो बार बार कहा भाई मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है, मैं पूछूंगा, ये बात है चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं मिला। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ज्ञानचंद सिंह का आपको वो ध्यान होगा उस टाइम की, उन्होंने बोलने ही नहीं दिया और बाद में कह दिया कि आप सदन से बाहर जाइए। यदि सरकार का रवैया अपनाएगी तो वही गाड़ शुरू होता है। तो सरकार को पूरा मौका देना चाहिए। सरकार जिम्मेवारी भी है और सरकार तो सरकार है भी, हम तो उनसे प्रश्न, काम तो सरकार ने करना है, वो हमारे पूछने का भी मौका दे, हमारे प्रश्नों का भी जवाब दे, चाहे वो निर्दलीय, चाहे कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक है, मान पूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर सरकार को देना चाहिए। और हमारे इसमें तो संविधान में ये भी वो मतलब है प्रपोज, उसका मतलब इसमें एक तरीका है भाई, आज अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो तो आप प्रश्न को ले लीजिए, उसका जवाब कह दो कि भाई हम दे देंगे, मान लो एट प्रेजेंट आप नहीं दे पाते, लेकिन ये नहीं कि भाई आप पूछ ही नहीं सकते हो, आप बोल ही नहीं सकते हो। ये इस तरह का रवैया सरकार का इस सेशन में नहीं होना चाहिए। यदि सरकार पॉजिटिव रवैया लेकर पूरा मान सम्मान देकर के उसकी सभी बातें सुनेगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी वहां पर एक भाईचारे का माहौल बना करके रखेगा, सद्भावना का माहौल बना करके रखेगा और अच्छे से हमारा सेशन भी चलेगा और प्रदेश के विकास के कार्यों को गति देने का, अच्छी योजनाएं बनवाने के लिए भी हम पूरा जो क्रिएटिव सहयोग होता है वो देने का काम करेंगे। लेकिन ये सारा का डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। अभी जैसे हमारे बीजेपी के साथी सप्रा जी बोल रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में विपक्ष भी कहने लगा सड़कें बढ़िया बन गई हैं। भाई किसने कही ये बात? सुभाष जी आप पढ़े लिखे, किसने कही है ये बात कि प्रदेश की सड़कें बढ़िया बन गई है? किसी भी जिले में जो इंटरनल रोड्स हैं एक भी रोड चलने लायक नहीं है। अगर आप साइकिल पर 2 किलो दूध लेकर के चलोगे घर जाते जाते छाछ बन जाती ही के अंदर, ये हाल है। सड़क अच्छी नहीं है। दूसरी एक और बड़ी, जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ पराग जी, उससे पहले सभी मेमरान साहिबान को राज्यपाल के बाद कॉपियां वितरित की जाती हैं ताकि वो पढ़े और वो भी साथ साथ में देखें और उनका निष्कर्ष निकालते रहे। इस बार ये मैंने शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि वो कॉपियां भी आदरणीय हमारे सदस्य गणों को नहीं दी गई। उसके पीछे क्या मंशा रही होगी, क्यों नहीं उनको कॉपियां वितरित की गई? ताकि वो अच्छे से, कई बातें समझ में नहीं आती हैं, राज्यपाल जी पढ़ रहे होते हैं तो कॉपी में विधान होता रहता है, ठीक है, होती है। ये जानबूझ लगता है कि इसके पीछे सरकार की कोई ऐसी रणनीति रही होगी कि विपक्ष को कि राज्यपाल जी क्या बोलने जा रहे हैं। तो इन गलतियां करेंगे विपक्ष को जरूर नाराजगी होगी। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। सप्रा साहब आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं ना? आवाज नहीं आ रही मुझे। सप्रा साहब आपको आवाज आ रही है क्या? चलिए, मुझे लगता है कनेक्शन में थोड़ा सा इशू है। मैं आपके पास लौटूंगा, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं मलिक साहब के पास जा रहा हूं। रविंद्र मलिक जी, ये बड़ा जायज सा सवाल विजेंद्र जी ने किया है, कैसे विपक्ष संतुष्ट हो, ये बहुत जरूरी है सदन के अंदर और ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर है। रविंद्र जी। रविंद्र जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आपको आवाज आ रही मेरी सर? हाँ, अब मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, सप्रा साहब जुड़ गए हमारे साथ। हाँ जी, हाँ सप्रा साहब पूछ रहे हैं? हाँ, ये सब देखिए आपके विपक्ष के साथी का सवाल है और बड़ा जायज है। इट इज इंपोर्टेंट टू एंश्योर कि कैसे हम विपक्ष को संतुष्ट कर पाए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। सप्रा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है सर आपको आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हाँ सर, देखिए जेडू साहब का सवाल बड़ा जायज है, कैसे विपक्ष संतुष्ट हो, ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। मैं बिल्कुल रेडू साहब से सहमत हूं। ये चाहते हैं भाई हेल्दी डिस्कशन हो, हम भी चाहते हैं हेल्दी डिस्कशन हो, क्योंकि सेशन जो है ना रोज नहीं होता, हर महीने नहीं होता, बहुत पैसा खर्च होता है। आम जनता को बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने नेताओं से,
भाई हमारी वहां पे आवाज उठाई जाएगी जी, उसका जवाब मिलेगा हमें। हाँ जी, अब वहां पे आप ये रेडू साहब देखिए, आप भी जानते हैं विपक्ष कई बार प्रश्न पूछता है और दौड़ जाता है। अब पिछली बार ये दिसंबर में अविश्वास प्रस्ताव लाए और चले गए, वोटिंग ठीक है, करवाइए ना, हाँ। मूंगी खानी पड़ी। हाँ। तो इस तरह का नहीं ठीक होना है, चाहिए बिल्कुल। चलिए मैं एक और फाइनल जहाँ- रिएक्शन ले लेता हूं दोनों अपने आपके साथी जो विपक्ष के हैं उनसे। आपने जो सवाल उठाया कर आपने जवाब दिया है, लेकिन सुमित गौड़ जी सवाल सरफराज साहब का ये आप लोगों से है कि जवाब के लिए तैयार भी आप लोग रहें। गौड़ साहब बहुत संक्षिप्त में रखिएगा सर एक लाइन में उत्तर। देखिए, मैंने अपनी सारी बातें रख दी है, मैंने साफ कह दिया, फिर से मैं वही बातें कह रहा हूँ। राज्यपाल के भाषण को छोड़िए, कोई भी इनका नेता, कोई भी इनका कार्यकर्ता मुझे जवाब दे दे बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ठीक है, क्राइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और चलिए। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। चलिए उम्मीद हम करेंगे सिर्फ विपक्ष के सवालों के जवाब सदन में मिले और जो बजट आए वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। अभी माफी चाहूंगा, बाकी के लिए वक्त नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का, आप लोग जुड़े और अपना कीमती समय निकाला प्रदेश की जनता की इस चर्चा के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।